Good morning, friends. Welcome in my YouTube channel Intellection and myself राजेश चौधरी। और जैसा कि मैं आपको अपने इंटेलेक्शन चैनल पे रीजनिंग की सारी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो आज जो टॉपिक आपके रीजनिंग की है वो है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आपके एनालिटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है और कई बार बच्चों की कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि इस टॉपिक में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, काफ़ी समझ में नहीं आता है। तो आज ये टॉपिक आप देखने के बाद, आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कभी भी इस स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने को है। तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें देखने के बाद कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बेसिकली स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन होगा और नीचे 2 या 3 आर्गुमेंट गिवन होंगे। अगर आप आर्गुमेंट देखोगे तो हमेशा यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा वो या तो यस से स्टार्ट हो रहा होगा या नो से स्टार्ट हो रहा होगा। हमेशा आप ध्यान रखना कि वो यस से स्टार्ट हो रहा होगा या नो से स्टार्ट हो रहा होगा। और आर्गुमेंट हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और दूसरा होता है वीक आर्गुमेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट वाले को ही आपको केवल चूज करना पड़ता है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा। जो स्टेटमेंट गिवन होगा हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक होंगी, नेशन से रिलेटेड टॉपिक हो सकती हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक होती हैं, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो सकती हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना स्टेटमेंट में कोई ना कोई टॉपिक ही गिवन होगा, ठीक है। और नॉर्मली वो सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। नीचे जब आप आर्गुमेंट देखोगे तो यहाँ 2 या 3 जब आर्गुमेंट देखोगे तो हमेशा ये या तो यस से स्टार्ट हो रहा होगा या नो से स्टार्ट हो रहा होगा। यस के आगे भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, नो के आगे भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि आर्गुमेंट में आप देखना कि हम कैसे इसे सॉल्व करें, क्या चीज़ करें जिससे ये हमारा बिल्कुल सही हो जाए। तो आर्गुमेंट में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये यस से आगे शुरू होगा या नो से आगे। यस से आगे भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे और नो से आगे भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। आप जीडी में यस में जाएं या नो में जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पता है कि आपने अपने बात को रखने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया। तो जैसे मैंने कोर्स ऑफ एक्शन में एक थीम दिया था, कोर्स ऑफ एक्शन टॉपिक जब आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने ये बोला था कि आप अपने आप को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मान लीजिए, यानी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग आप कोर्स ऑफ एक्शन लेना था। यहाँ पे भी आर्गुमेंट में भी आप एक थीम अपनाइएगा, ठीक है। वो थीम ये है कि आप अपने आप को कभी ना कभी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किए होंगे। आप लोग सभी लोग कभी ना कभी जीडी में पार्टिसिपेट किए होंगे। जीडी में नॉर्मली होता क्या है, अब जीडी में नॉर्मली होता यह है कि एक इंस्ट्रक्टर आता है, इंस्ट्रक्टर और बाकी 10 या 15 लोगों का ग्रुप होता है। वो इंस्ट्रक्टर आने के बाद कोई ना कोई एक टॉपिक आपको दे देगा। जो टॉपिक वो देता है वो नॉर्मली सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक होता है, ठीक है। वो सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक देने के बाद वो बिल्कुल शांत बैठ जाता है, वो कभी कुछ नहीं बोलता है, पूरे जीडी भर कुछ नहीं बोलता है। बाकी जो 10 या 15 लोग बैठे हुए होते हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं। कुछ लोग उस टॉपिक के फेवर में जाते हैं, यानी यस में जवाब देते हैं। कुछ होते हैं जो उस टॉपिक के फेवर में नहीं बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, यानी नो में जवाब देते हैं। अब जीडी में आप ये अगेंस्ट उसके फेवर में जाएं या अगेंस्ट में जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपने अपने बात को रखने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है, और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ही आपका सिलेक्शन होता है। और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ही यहाँ बोला जाता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। दैट मीन्स आपने अपने बात को रखने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत मानिएगा कि आप अपने आप को जीडी में पार्टिसिपेंट मत मानिएगा, यानी आप ये मत सोचिएगा कि आपको इस टॉपिक जो स्टेटमेंट में जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक पे आपको नहीं बोलना है। आप ये सोचिएगा कि आप जीडी के जज हैं, जीडी के इंस्ट्रक्टर हैं, और बाकी यहाँ क्वेश्चन में जो 2 या 3 आपको आर्गुमेंट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये 2-3 आर्गुमेंट जो आपको दिख रहे हैं, कोई नो में बोल रहा है, कोई यस में बोल रहा है, ये आपको ये मानना है कि ये अलग अलग बच्चे अपना आर्गुमेंट, ये जीडी में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, ये 2-3 बच्चों ने अपना आर्गुमेंट दिया है। अब एज ए इंस्ट्रक्टर आपको बस ये चूज़ करना है कि किसका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है रिलेटेड टू स्टेटमेंट।
अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि मुझे किस बेस पे इस आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, किस बेस पे इस आर्गुमेंट को वीक करना है। तो आप यहाँ पे ये सोचिएगा कि आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप जीडी के पार्टिसिपेंट नहीं हैं सबसे पहले, यानी अपने आप को उसमें सुप्रीम मानना है, ठीक है। अब अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आप क्या सोच के उस बच्चे के आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और क्या सोच के उस बच्चे के आर्गुमेंट को वीक करेंगे। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो इस टॉपिक के ट्रिक भी होंगी और पॉइंट्स भी होंगे, जिस पॉइंट्स को पकड़ के आप ये सोच सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट आ रहा है दैट मीन्स इसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये पॉइंट आ रहा है दैट मीन्स ये टॉपिक ये चीज़ वीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की, कि आप एज ए इंस्ट्रक्टर अगर सोचेंगे तो क्या चीज़ सोच के इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की तरह मूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की, कि वो इंस्ट्रक्टर क्या चीज़ सोच के आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बोलेगा, कि ये आर्गुमेंट किस लिए स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे यहाँ पे अब पहला पॉइंट आ रहा है, पहला पॉइंट देखिएगा, पहला क्या है, डायरेक्ट रिलेटेड टू टॉपिक। कोई भी इंस्ट्रक्टर सबसे पहला चीज़ है, कोई भी बच्चा अगर जवाब दिया, अपना पॉइंट्स रखा, तो वो रिलेटेड टू टॉपिक बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये सबसे पहला चीज़ है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होने की, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक कहने का ये मतलब है कि अगर इंस्ट्रक्टर के दिमाग में ये होता है कि उसने टॉपिक क्या दिया, अगर वो टॉपिक दिया है सपोज पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन से रिलेटेड बोलिए, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड बोलना तो शुरू करते हैं, लेकिन बोलते बोलते इतने फ्लो में आ जाते हैं कि वो पॉपुलेशन से हट के बोलते बोलते फ्लो में आया, फ्लो में आते आते वो पॉपुलेशन से पहुंच गया पॉल्यूशन की तरफ। तो अगर टॉपिक से वो डाइवर्ट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसके आर्गुमेंट को आपको वीक रखना है। तो ये चीज़ एक इंस्ट्रक्टर बहुत ध्यान में रखता है कि वो टॉपिक से रिलेटेड यानी डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है तो कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है, और अगर डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक बोल रहा है तब वो नॉर्मली वो टॉपिक वो चीज़ जो होते हैं वो आर्गुमेंट जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड पॉइंट, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड। अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या और उसके एक्सपीरियंस अगर सोशल नॉर्म्स में अगर सही एक्सपीरियंस हो रही हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस अगर वो जवाब दे रहा है या उसके आर्गुमेंट बिल्कुल एक्सपीरियंस लग रहा है या उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिख रही हैं, तो उस आर्गुमेंट को वो स्ट्रॉन्ग मानता है। तीसरा पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन। अगर नेशन के सिक्योरिटी से रिलेटेड वो कोई कुछ भी बोल रहा है, उसकी आर्गुमेंट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी जवाब दिया उसने या उसके अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ें बोला, तो वो इंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक उसकी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग मानता है। तो जहाँ पे भी आप पॉइंट्स देखें जो कि सिक्योरिटी से, नेशन के सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, तो उसे आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट मानने हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहा है, यानी ऑब्वियस बात है यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ही हो गया कि वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो ऑब्वियस बात है आप भी उसे एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। तो जहाँ पे भी वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ गई वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिफ्थ वन, कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। कई पॉइंट ऐसे भी जीडी में होते हैं, कोई एक बच्चा बोला, उस पॉइंट्स को कोई भी बच्चा उस ग्रुप में बैठा हुआ उस पॉइंट को नहीं काट सकता है। तो ऑब्वियस बात है कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन हो गया, दैट मीन्स वो ऐसा आर्गुमेंट दिया जो कि सोशली एक्सेप्टेड होगा, किसी की पर्सनल एक्सेप्टेशन से नहीं वो बोल रहा है। तो ऑब्वियस बात है कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन अगर हो गया, उसी जीडी में अगर बाकी सारे बच्चे ने उसके पॉइंट्स को नहीं काटा, वो हर कोई उसके आर्गुमेंट से बिल्कुल इम्प्रेस है और सबसे एक्सेप्टेड है, तो ऑब्वियस बात है वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। सिक्स पॉइंट, छठा पॉइंट अगर आप देखें, छठा पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अगर कोई भी पॉइंट नेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, अब वो डेवलपमेंट या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, इन सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हों तो वो हमेशा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा बोल रहा है वो डेवलपमेंट ऑफ नेशंस बोल रहा है या नहीं, या सिक्योरिटी ऑफ नेशंस बोल रहा है या नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
जो कि पॉइंट्स मैं ये बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि आप यहाँ बच्चे नहीं हैं, आपको यहाँ मानना क्या है कि आप जीडी के जज हैं। दैट मीन्स आपको उस जो बच्चे ने आर्गूमेंट दिया उसमें से आपको चूज़ करना कि किसका किसका आर्गूमेंट स्ट्रांग है। तो आपको ये टॉपिक, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी हैं कि ये सारी चीज़ें, ये 9-10 पॉइंट जो मैंने यहाँ बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो ये छठा चीज़ बताया, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आर्गुमेंट आ रही है, आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। ठीक है। 7th वन देखिए पॉपअप में आ रही हैं, सोशल रीजन नॉट पर्सनल। अगर कई बार कोई आर्गुमेंट देते हैं वो अपने पर्सनल व्यू को ही रख लेते हैं या अपने पर्सनल बेनिफिट को दिखा देते हैं, तो ये ध्यान रखना गया कि अगर कोई भी बच्चा अपने पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है या उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए वो बातें कर रहा है तो आर्गुमेंट वीक हो जाएंगे। हमेशा आर्गुमेंट सोशल रीजन से ही उठानी है, सोशल कॉज होनी चाहिए, सोशल बेनिफिट्स होनी चाहिए। ठीक है। अगर सोशली अगर वो चीज़ हैं, सोशल एक्सेप्टेंस हैं या सोशल बेनिफिट के लिए अगर कुछ बोल रहा है वो, तो ऑब्वियस बात है वो आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। 8 पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस फॉर सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी कहने का मतलब अगर नेशन की सुप्रीम अथॉरिटी की बात कर लें, प्रेसिडेंट की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, या फिर स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, गवर्नर की बात कर लें, या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के सुप्रीम अथॉरिटी, किसी कॉलेज का सुप्रीम अथॉरिटी, किसी स्कूल का सुप्रीम अथॉरिटी, स्कूल का प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया, कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा बोला गया, दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सुप्रीम अथॉरिटी द्वारा कुछ भी डिसीजन अगर वो लिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सोशल कॉज के लिए लिया जा रहा है। वो पूरी की पूरी नेशन की बात हो तो पूरी नेशन के लिए, स्टेट की बात हो पूरी स्टेट के लिए, कॉलेज की बात हो तो पूरी कॉलेज के लिए वो ले रहा है। दैट मीन्स वहाँ ऑटोमेटिक वो सोशल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो सुप्रीम अथॉरिटी के थ्रू लिया गया हर एक डिसीजन स्ट्रांग होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। 9 पॉइंट है प्रैक्टिकल एडवाइस। एडवाइस देना भी, किसी को एडवाइस आप दे रहे हो, ये भी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के ही केस देता है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ही होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एडवाइस देके चले गए जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड ही ना हो। तो ऐसा एडवाइस आप दें जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हो, प्रैक्टिकली इससे अगर कुछ बेनिफिट मिल रही है तो प्रैक्टिकल एडवाइस को भी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट में रखते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट मैंने बताया हैं, ये 9 पॉइंट हर एक इंस्ट्रक्टर के दिमाग में होता है जो वहाँ जीडी का जज है, यानी आपके भी दिमाग में ये होना चाहिए 9 पॉइंट कि डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक बोल रहा है नहीं, एक्सपीरियंस बेस्ड बोल रहा है नहीं, नेशन ऑफ सिक्योरिटी बोल रहा है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहा है, कॉमनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है उससे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, डेवलपमेंट में सोशल, एजुकेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें बोल रहा है, अगेन वो स्ट्रॉन्ग होगा। सोशल रीज़न है, कोई भी पर्सनल इशू या पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बोला गया होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, किसी भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, ये सारे सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा लिया गया सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको स्ट्रॉन्ग मानना है। प्रैक्टिकल एडवाइस हो, तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के केस में आते हैं। कहीं पे भी अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें दिखी तो आप उसे आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो वीक आर्गूमेंट भी ढूंढता है। दैट मीन्स आपके दिमाग में कुछ वीक पॉइंट्स भी होने चाहिए कि किस चीज़ से आप उस आर्गूमेंट को वीक करें। तो वीक की बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पॉपअप पे आ रही है, ओवर एग्रीगेशन। ठीक है, पहला पॉइंट है ओवर एग्रीगेशन। कई बार बच्चे जो हैं ग्रुप में कुछ चीज़ें होंगे बिल्कुल एग्रीगेशन में आते हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके बोल देते हैं यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही बिल्कुल सुटेबल आंसर है, ये करोगे तभी होगा। दैट मीन्स अपने आप को रिजिड बना लेना और काफ़ी गुस्से में अपने आर्गूमेंट को देना। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आए ऑब्वियस बात है वो वीक हो जाएगी। एजम्पशंस, अगर स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप एज्यूम करके कुछ बोल रहे हैं, दैट मीन्स उसी स्टेटमेंट के अंदर के हिडन चीज़ों को बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके आर्गूमेंट को वीक कर देगा। कुछ पॉइंट हैं। नेक्स्ट जो है वर्ड लाइक, कुछ वर्ड होते हैं जैसे ईच, एवरी, नन, नो, ओनली, नथिंग, द बेस्ट, डेफिनेटली, अनटिल, अनलेस, ऑल, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको उस आर्गूमेंट में दिखा तो वो हमेशा ये ऐसे पॉइंट हैं जो 99% केसेस में आर्गूमेंट को वीक करते हैं। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं पे हो सकता है कुछ ऐसा सीन आए जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में ये वीक बना देता है। जैसे आपको बोल दे कि केवल यही एक तरीका है, ओनली कॉज, ओनली बिकॉज, ठीक है, कि केवल यही एक तरीका है ये चीज़ होने का, ये करोगे तभी ये चीज़ होगा, ये करोगे तभी पॉपुलेशन, ठीक है, फैक्ट्री को अगर शिफ्ट कर दोगे शहर से, पॉल्यूशन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ओनली का जहाँ यूज़ आ जाए, वन का, नो वन, नन, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको पॉपअप में दिख रहा है, ये वर्ड अगर आपको आ जाए तो ऑब्वियस बात है आर्गुमेंट वीक करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाफ एक्सप्लेन आर्गुमेंट। कोई भी, कई बार कुछ बच्चे बोलना तो बोलते हैं लेकिन अपने बात को पूरी तरह से रख ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ केवल इतना ही बोल के चला गया, अच्छा ठीक है ये करोगे तब हो सकता है ये, ठीक है, ये करोगे तो ये सही हो जाएगा, ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन वो अपने बात को रख तो देता है लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं है। अपने आर्गुमेंट को वैलिड क्यों करें, किस लिए ये चीज़ करें, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। तो अगर उसने एक्सप्लेन नहीं किया, अगेन उसे आप वीक मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बिग्यूअस, यानी अनक्लियर। कुछ एक्सप्लेनेशन तो होती है लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में कुछ क्लियरिटी नहीं आती है, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है कि आप ये चीज़ बोले हो लेकिन क्यों बोले हो, किसी को वो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो अनक्लियर जहाँ पे हो, जहाँ पे आपको उसकी आर्गुमेंट बिल्कुल क्लियरिटी ना हो कि हम मैं इसे मानूं या ना मानूं, इसे स्ट्रांग मानूं या भी, दैट मीन्स इंस्ट्रक्टर को खुद ही, आपको खुद ही ये लगने लगेगा कि मैं इसका बात को वीक करूं या स्ट्रांग करूं, आप खुद ही अनक्लियर रहोगे कि उसने बोला क्या, मैं इसे पॉजिटिव में मानूं नेगेटिव में मानूं। दैट मीन्स अगर किसी का भी आर्गुमेंट अनक्लियर हो रहा है, एम्बिग्यूअस हो रहा है, तो अगेन आप उसे हटा दीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, सुपरफ्लूअस। कई बार उस जीडी में ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो 10-5 अगर ग्रुप है तो एक आध बच्चा, एक या दो बच्चे ऐसे ज़रूर मिलते हैं जो बोलना शुरू करता है, कभी शांति नहीं होता, कंटिन्यू बोलता ही जाता है, यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बैठ के सभी के बातों को काटता रहता है। तो ध्यान रखेंगे अगर आप एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो जीडी में या वहाँ पे आपको सिंपल सा चीज़ उस टॉपिक पे ऐसे नहीं बोलना दिया गया। सिंपल सा चीज़ आपसे ये पूछा गया कि हाँ आप इसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, फेवर में हो क्यों हो, अगेंस्ट में हो क्यों हो, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दीजिए कि आपका आंसर वैलिडेट हो जाए, जस्ट दैट्स इट। आप अब यहाँ बैठ के आप सभी के बातों को काटते नहीं रहिएगा या फिर अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। कुछ लोग अपनी सुपरियरिटी शो करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, ठीक है, बैठ के सभी की बातों को काट देते हैं। तो अगर ऐसा सीन दिख रहा है किसी भी बच्चे का या किसी भी पॉइंट में, किसी भी आर्गुमेंट में, तो ऑब्वियस बात है आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 6, कंपैरिजन। अगर कंपेयर कर दिए, मैं अगर टॉपिक दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप कंपेयर कर दो कि इन यूएस की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी है, मैं अपनी नेशन की सिक्योरिटी के बारे में, इंडियन सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कनाडा की सिक्योरिटी के बारे में बात कर दो, ठीक है। यानी किसी से भी कंपैरिजन कर लेना, ठीक है, किसी अदर कंट्री से कंपैरिजन कर लेना, किसी अदर पर्सन से कंपैरिजन, किसी अदर से जहाँ पे भी कंपैरिजन आ गया वो आपकी वीक हो जाएगी। आप किसी से कंपेयर जहाँ कर लिए आपकी आर्गुमेंट वीक हो जाएगी। टू सिंपल, नेक्स्ट है टू सिंपल आर्गुमेंट। बहुत ही इजी सिंपल आर्गुमेंट आपने दिए कि ठीक है ये होगा, ये नहीं होगा, लेकिन क्यों होगा क्यों नहीं होगा आपने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी टू सिंपल आर्गुमेंट आपने देके छोड़ दिया, अगेन आपकी वीक हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन बैक आर्गुमेंट। मैंने ये दिया कि अच्छा ये होगा या नहीं होगा, आप उसी से क्वेश्चन पूछ दो कि तुम ही बता दो कि भैया ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन बैक रिवर्ट हो गया, आप वो खुद रिवर्ट मांग लिया, आप ही से जवाब मांग लिया, दैट मीन्स अगेन आप वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इन सारी चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाले को भी ध्यान रखता है, वीक पॉइंट वाले को भी ध्यान रखता है। तो आप भी, क्योंकि आप यहाँ हर एक स्टूडेंट अपने आप को यहाँ इंस्ट्रक्टर मान रहे हैं, तो अपने आप को यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाले और वीक पॉइंट्स वाले, वीक आप कब उसे हटाओगे, स्ट्रॉन्ग कब उसे आप वैलिड करोगे, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो कभी भी आप गलतियाँ नहीं करोगे इस टॉपिक में। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। थीम आप ध्यान रखना, आपको कभी भी इस जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि अभी जीडी चल रही हैं, ग्रुप डिसीजन चल रही हैं, लेकिन आप यहाँ
जीडी में पार्टिसिपेंट नहीं है, आप जीडी के जज हैं, या ध्यान रखना जिसे जीडी में पार्टिसिपेट करना तो वो कर लिया है, और 2-3 बच्चों ने अपना अपना आर्गुमेंट दिया है। उस आर्गुमेंट में से जस्ट आपको चूज करना कि किसका पॉइंट रिलेटेड टू स्टेटमेंट स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शुड देयर बी ए कैप ऑन ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस इन इंडिया। क्या इंडिया में इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए जो ग्राउंड वाटर का यूज़ किया गया है, जो ज़मीन के पानी का यूज़ करते हैं, उस पर एक सर्टेन लिमिट या उस पर कुछ रोक लगना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट दिया, दैट मीन्स मैंने टॉपिक देके छोड़ दिया। 2-3 आर्गुमेंट यहाँ दिख रहा है, यानी 2-3 बच्चों ने अपना अपना पॉइंट्स रखा। देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट दिया। फर्स्ट बच्चा पहला क्या बोल रहा है कि नो इरिगेशन इज ए प्राइम इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोडक्शन इन इंडिया एंड इट इज़ हेवनली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। पहला बच्चा क्या बोल रहा है कि इरिगेशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया के फूड प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ की जो इरिगेशन है ये बिल्कुल डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे, इसलिए इसे रखना बहुत ज़रूरी है, आप इस पर रोक नहीं लगा सकते हो। ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बोला। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड बच्चा क्या बोल रहा है कि यस water table have gone down ultimately low level in some part of the country where irrigation is primarily dependent on groundwater which may lead to serious environmental consequence। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है कि हाँ ज़मीन से पानी पे रोक लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोक नहीं लगाओगे तो इंडिया की कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ अगर ज़मीन से और ज़्यादा पानी निकाला गया तो वहाँ का वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला जाएगा और ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस पैदा कर सकता है। तो सेकंड बच्चा ने ये बोला। थर्ड बच्चा क्या बोला कि यस इंडिया जस्ट कांट अफोर्ड टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर एनी फर्दर एज द इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ कॉशन्स इंडिया अगेंस्ट इट। बोल रहा है कि इंडिया ज़मीन से पानी और नहीं निकाल सकता है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी ने उसे ऐसा करने से मना किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, किसका किसका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट नंबर इरिगेशन इज़ ए प्राइम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो रही है, इंडियन की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में कि अगर आप यहाँ पे ज़मीन से पानी रोकोगे तो यहाँ के फूड प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगी अगर आप ग्राउंड वाटर पे रोक लगाओगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला। ये क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ही बात कर रहा है और सोशल कॉज भी हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड वन भी स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वाटर टेबल हैव गॉन डाउन अनमेंटली लो लेवल इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स ये नेचर की ही बात कर रहा है, अगर कि कुछ पार्ट, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि सम पार्ट के लिए बोला है कि और बस बात है कुछ पार्ट में जहाँ वाटर टेबल काफ़ी नीचे है वो और नीचे चला जाएगा तो एक बहुत इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस पैदा कर सकता है इंडिया के लिए। तो ये भी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। थर्ड वन इसलिए नहीं स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ बात किससे आ गई, कंपैरिजन की। यहाँ इंटरनेशनल एजेंसी जो है बोल रहा है कि उसे ऐसा करने से रोक दिया है। ठीक है, दैट मीन्स ये बात काफ़ी वीक हो गई। बात कर रहे हैं इंडिया की और यहाँ बात आपने कर दिया इंटरनेशनल एजेंसी से, दैट मीन्स उसने इसे करने से रोका है, इसलिए ये आप बोल रहे हो कि नहीं करना चाहिए। तो ये आपका वीक आर्गुमेंट है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ओनली 1 and 2। तो ओनली 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, दैट मीन आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 1। तो देखिए अगर आपके दिमाग में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर है तो कभी भी क्वेश्चन में गलतियां आप नहीं करें। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड आपका बोल रहा है स्टेटमेंट देखिए कि शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन सिटिंग अप थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। क्या इंडिया के अंदर में थर्मल पावर प्लांट को क्या कंप्लीट बैन कर देना चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर से इंडिया की बात हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट है। तो आपको आर्गुमेंट तो देना नहीं है, बच्चों ने आर्गुमेंट क्या दिया ये देखिए। पहला बच्चा क्या बोल रहा है कि यस दिस इज द ओनली वे टू अरेस्ट द फर्दर एडिशन टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बोल रहा है कि हाँ केवल यही एक तरीका है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को ख़त्म करने का। जैसे ही बात हो गई यहाँ पे कौन सा वर्ड दिखा, ओनली वे, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैंने क्या बोला था कि वर्ड लाइक ओनली वीक आर्गुमेंट होगा।
तो वैसे ही पढ़ते के साथ आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, आपको आगे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट आपका वीक है। ओनली की बात हो गई, बोल रहा है कि केवल यही एक तरीका है, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आप देश में सारे थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दो तो पूरा उद्देश्य वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा, तो नहीं, ये बिल्कुल वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, नो देयर इज ए ह्यूज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हैंस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स टू बी ऑगमेंटेड। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं, इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट को चलते रहने देना चाहिए। अगर आप सारे थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दोगे तो यहाँ की जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये एक सोशल इशू से रिलेटेड बात कर रहा है। ये आर्गुमेंट क्या है कि हाँ, ये सोशली एक्सेप्टेड है कि अगर आप बंद कर दोगे तो ऑब्वियस बात है बाकी पूरी कंट्री में ये प्रॉब्लम होगी। एक तो नेशन से भी रिलेटेड आपने बोल दिया, सोशली भी बताया कि हाँ अगर बाकी देशवासियों को भी प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स ये कॉमनली एक्सेप्टेड भी होगा और ये आर्गुमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है। थर्ड वन, तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि नो मेनी डेवलप्ड कंट्री कंटिन्यू टू सेट अप थर्मल पावर प्लांट इन देयर कंट्री। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे डेवलप कंट्री जो हैं अपने कंट्री के अंदर में थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, इसलिए मुझे भी लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या बात हो गई, अब कंपैरिजन की। मैंने क्या बोला था, जब कंपैरिजन की बात हो, अपने इंडियन की कंपैरिजन आपने बाकी डेवलप कंट्री से कर दिया, तो जहाँ कंपैरिजन की बात हो गई आर्गुमेंट आपका क्या हो गया, वीक हो गया। तो यहाँ पे पहला और तीसरा आर्गुमेंट वीक है। पहला आर्गुमेंट क्या है, ओनली वे के कारण, और दूसरा कंपैरिजन के कारण। यहाँ कंपैरिजन हो गई, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ओनली टू। तो ओनली टू देख लीजिए कौन सा है, तो ये सी नंबर आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शुड देयर बी ए रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग इन बिग सिटीज इन इंडिया। क्या इंडिया के अंदर में जो बड़े शहर हैं, ठीक है, जो बिग सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उस पे जो हाई राइज मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बनती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन पे रोक लगना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखते हैं कि बच्चे ने क्या बोला। पहला बच्चा क्या बोल रहा है कि नो बिग सिटीज़ इन इंडिया डू नॉट हैव एडुकेट ओपन लैंड प्लॉट टू एकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। पहला बच्चा क्या बोल रहा है कि नहीं, बड़े सिटी में इसकी कंस्ट्रक्शन पे रोक नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि बड़े सिटी में इतने ओपन लैंड प्लॉट नहीं होते हैं कि यहाँ के ग्रोइंग पॉपुलेशन को आप एकोमोडेट कर सको। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी बात कर रहा है और आपको इंडिया से रिलेटेड ही बात कर रहा है। तो ये और सोशली ये बात कर रहा है कि अगर यहाँ के, क्योंकि बड़े शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ के प्लॉट्स कम होती हैं। अगर सिंपल सा चीज़ है, आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लॉट्स कम है। जैसे बाकी छोटे शहरों में होता क्या है कि अगर एक प्लॉट है तो उस पर उसी का खानदान रहता है। जितने जैसे जैसे उसकी जनरेशन बढ़ते चले जाती हैं वैसे वैसे उसकी फ्लोर्स बढ़ते चले जाती हैं। लेकिन बड़े शहरों में होता क्या है, मल्टी फ्लोर्स बिल्डिंग बनती हैं। एक फ्लोर पे वर्मा जी रहते हैं, दूसरे फ्लोर पे शर्मा जी रहते हैं, तीसरे फ्लोर पे कोई और रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बननी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ ओपन लैंड प्लॉट नहीं है और जितनी पॉपुलेशन है उतने प्लॉट्स हैं नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है। सेकेंड वन देखते हैं, यस ओनली the builders and developers benefit from the construction of high rise building। ठीक है, वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, फिर से ओनली। ओनली के कारण मैंने क्या बोला था कि ये आर्गुमेंट आपका वीक कर देता है। ठीक है, तो वर्ड जैसे ही आ गया, इसमें क्या बोल रहा है कि इससे न्यू हाई राइज बिल्डिंग बनती है, इससे क्या होता है कि केवल बिल्डर और डेवलपर को ही बेनिफिट होती हैं। तो ये आपका आर्गुमेंट वीक हो गया। सेकंड वन वर्ड क्या आपको दिख गया, जो मैंने बताया था कि ओनली, एवरी, ऑल, ऐसे वर्ड आपको दिखें तो आपके आर्गुमेंट वीक हो जाती हैं। तो ये अगेन आपका यहाँ ओनली वर्ड से ये वीक हो गया। थर्ड वन देखते हैं, जैसे ही ये कुछ वर्ड दिखें या कुछ पॉइंट्स, अगर आपके पॉइंट्स दिमाग में हैं, ऑटोमेटिक आप इस टॉपिक को कभी भी गलत नहीं करोगे। तीसरा देखते हैं, थर्ड वन क्या बोल रहा है कि यस द गवर्नमेंट शुड फर्स्ट प्रोवाइड
द एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बिफोर अलोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाई राइज बिल्डिंग। ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट को पहले जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना चाहिए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को, ठीक है, बिफोर अलाउइंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाई राइज बिल्डिंग। नई हाई राइज बिल्डिंग बननी है उसका कंपैरिजन आपने कहाँ से कर दिया कि प्रीवियस वाले से। अब प्रीवियस में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड किया है या नहीं किया आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या हाई राइज बिल्डिंग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के बजाय दूसरे पे कंपेयर कर दिए कि पहले पुराने वाले को तो दे दो नए वाले को देने से पहले। अब पुराना वाला को गवर्नमेंट दिया है या नहीं दिया है आपको नहीं पता, तो यहाँ पे थर्ड वन भी आपका वीक हो गया कंपैरिजन के कारण। तो यहाँ पे ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शुड रोड रिपेयर वर्क इन बिग सिटी बी कैरिड आउट ओनली एट नाइट। क्या बड़े शहरों में जो रोड की रिपेयरिंग का काम है ये केवल रात में करना चाहिए या नहीं। अब आते हैं आर्गुमेंट, क्या क्या आर्गुमेंट दिया है। तो नो, पहला बच्चा बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्यों? दिस वे द वर्क नेवर विल गेट कंप्लीटेड। बोल रहा है कि इस तरह से काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये सिंपल बोलना चाह रहा है कि अगर आप रात में काम करोगे तो काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों नहीं कंप्लीट होगा, ये क्या हो गया, हाफ एक्सप्लेन हो गया। क्यों नहीं कंप्लीट होगा आपने कुछ बताया नहीं, किस लिए कंप्लीट नहीं होगा, रात में क्या काम होती है तो काम होगा नहीं, या नहीं होगा तो किस वजह से होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हाफ एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, ठीक है। आप एक्सप्लेन करके बताएं नहीं कि क्यों नहीं करूं या क्यों रात में काम करने से काम कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका वीक आर्गुमेंट है। सेकंड वन देखते हैं, नो देयर विल बी अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये बोल रहा है कि रात में अगर आप काम करोगे तो ये अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी यूज नहीं हो रहा है, रात में अगर कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है तो यहाँ अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये भी आपका वीक है। थर्ड वन क्या बोल रहा है, यस द कम्यूटर्स विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू रिपेयर वर्क ड्यूरिंग द डे। बोल रहा है कि तीसरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है कि अगर आप दिन में रात में काम नहीं करोगे, दिन में काम करोगे तो जितने भी पैदल चलने वाले यात्री थे या जितने भी कम्यूटर्स थे उसे प्रॉब्लम होगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये सोशली पॉइंट बोल रहा है और कॉमनली एक्सेप्टेड पॉइंट बोल रहा है कि दिन में अगर आप काम करोगे तो बाकी सभी लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो इसका आंसर होगा ओनली सी इज स्ट्रॉन्ग, ओनली थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट और सेकंड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो होप आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो बिल्कुल आपको कभी भी दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्या बोल रहा है कि शुड all the deemed university be derecognized and attached to any of the central or state university in India। क्या इंडिया के जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो चलाते हैं उसे डिरिकॉग्नाइज करके उसे अटैच कर देना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में या नहीं, ठीक है। देखते हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, देखते हैं क्या बात कर रहा है। Yes, many of these deemed university do not confirm the required standards of full-fledged university and hence the education is compromised with। बोल रहा है कि बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है डू नॉट कन्फर्म द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ फुल-फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, hence generation of hence the level of education is compromised with। देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है कि बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते हैं। रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को अगर फुलफिल नहीं करेंगे बिल्कुल स्टेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो ऑब्वियस बात है वहाँ की एजुकेशन लेवल कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे मेनी सच यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा है, सारे यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बोल रहा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन यहाँ पे दे रहा है। मेनी ऑफ दिस यानी सभी के लिए नहीं बोला, सारे यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है। ऐसा अगर सारे के लिए बोल देता है यानी ऑल अगर आता है तो ये वीक हो जाता है, लेकिन ये ऑल के लिए नहीं बोला, ये मेनी ऑफ दिस बोल रहा है। यानी यहाँ अगर ऑल होता कि सारे यूनिवर्सिटी अगर ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तब यह गलत होता, ठीक है, क्योंकि मेनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटी बोल रहा है, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर सारे यूनिवर्सिटी यानी ऑल को अगर यूज़ कर लेता तो फिर से वो वर्ड आ जाती ऑल, और ऐसे ही वो वीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, नो दीज डीम्ड यूनिवर्सिटी हैव बीन able to introduce innovative courses suitable to the requirement of various industries as they are free from the strict government control। यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करना चाहिए, डिरिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनोवेटिव कोर्सेज सुटेबल फ्रॉम द रिक्वायरमेंट लाते हैं, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्री में उसकी यूजेस होती हैं, यानी जिस इंडस्ट्री को जैसा हुआ उसी हिसाब से कोर्सेज लॉन्च करते हैं और उस चीज़ को करते हैं, और स्ट्रिक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल से ये अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में ही रहती है। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चला रहे हैं दैट मीन्स आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आर्गुमेंट आपका अगेन वीक है, ठीक है। थर्ड वन क्या बोल रहा है, मेनी सच यूनिवर्सिटी आर बेसिकली मनी स्पेंडिंग एक्टिविटी एंड एजुकेशन टेक बैक सीट इन दीज इंस्टीट्यूशंस। तीसरा बोल रहा है कि फिर से मेनी की बात होगी, ऑल की बात नहीं हुई, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि हाँ इसे डिरिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हैं वो बेसिकली मनी एक्सपेंडिंग एक्टिविटी के लिए ही काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, वहाँ के लिए एजुकेशन जो है बिल्कुल बैक सीट पे रखी रहती हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पे ऑल का यूज भी नहीं किया, मेनी का यूज़ किया है, दैट मीन्स ये फर्स्ट और थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो फर्स्ट और थर्ड इज स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स ओनली सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये सारे ट्रिक भी आपको समझ में आ रही होंगी, पॉइंट्स भी आपके दिमाग में हो तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा और ना ही इनसे इसका आंसर बताऊँगा, आपको बस ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसका सॉल्यूशन हमारे कमेंट बॉक्स पे कीजिए, ठीक है। आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग, जो भी बच्चे देख रहे हो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि आपके अकॉर्डिंग अगर आपके ये सारी चीज़ें, ये सारी टॉपिक, ये सारे ट्रिक्स अगर समझ में आ रही हो तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप दें कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, और फिर मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को रिवर्ट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मैंने दिया है कि शुड द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट बी लॉन्गर, क्या राष्ट्रपति की कार्रवाई लंबी होनी चाहिए या नहीं, ठीक है। आर्गुमेंट क्या दिया है, पहला आर्गुमेंट बोल रहा है कि नो द प्रेसिडेंट इज नॉन एग्जीक्यूटिव हेड, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू एक्सटेंड हिज टेन्योर। बोल रहा है कि नहीं, भारत का राष्ट्रपति देश का एक अकार्यकारी प्रधान है, इसलिए इसकी टेन्योर को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। सेकंड वन, यस इफ विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द प्रेसिडेंट टू गाइड द गवर्नमेंट टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। दूसरा बोल रहा है कि हाँ यह राष्ट्रपति के द्वारा सरकार के दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने में मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होगा, इसलिए इसे इसकी कार्य अवधि को बढ़ा देना चाहिए। अब मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, आपको जो आंसर यहाँ देना है वो ABCDE में से देना है, यानी यहाँ नीचे आपके आंसर लिखा हुआ है। A नंबर मार्क करेंगे अगर केवल पहला स्ट्रॉन्ग हो रहा है, B नंबर मार्क करेंगे अगर केवल दूसरा स्ट्रॉन्ग है, आइदर का केस आ रहा है तो C नंबर मार्क करेंगे, दोनों गलत हो रहा है तो D नंबर, और दोनों सही हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो आप E नंबर मार्क करेंगे।
तो आप हमारे इंटेलेक्शन के जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो काफ़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप आंसर दें, मैं रिवर्ट करूँगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये है स्टेटमेंट देखिएगा कि शुड देयर बी ए concentration of foreign investment in only a few state। बोल रहा है कि क्या विदेशी निवेश का संकेंद्रण केवल कुछ राज्यों में होना चाहिए या नहीं। ठीक है, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है वो केवल फ्यू स्टेट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहला आर्गुमेंट क्या है, बोल रहा है कि नो, इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट पॉलिसी है। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, यस बिकॉज ए लार्जर नंबर ऑफ स्टेट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में विदेशी निवेशों को आकर्षण करने के लिए आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। तो आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे देना है। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपके मैसेज में इसका रिप्लाई करूंगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये देखते हैं। 6 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है आपका कि शुड द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउस होल्ड डिपेंडिंग अमाउंट द रिक्वायरमेंट। बोल रहा है कि क्या गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ईच हाउस होल्ड के अनुसार, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्या उस चीज़ को बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए या नहीं, यानी घर में जितने मेंबर्स हैं या आपको जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही की आपको इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उससे ज़्यादा की नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला बच्चा क्या बोल रहा है कि यस दिस विल हेल्प गवर्नमेंट टू टाइड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ इनएडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि हाँ, इससे गवर्नमेंट को जो इनएडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है उससे उसे निजात मिलेगी। और बस से बात है, अगर ईच हाउस के होल्ड के अनुसार, अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर कंजम्पशंस को बांध दें तो बस से बात है कि गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी जनरेशन में, उससे उसे कुछ तो निजात मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये गवर्नमेंट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही है, यानी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बात कर रहा है। तो अब बस से बात है, ये आर्गुमेंट स्ट्रांग हो गया। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, नो एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एज पर देयर रिक्वायरमेंट एज दे पे फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि नहीं, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सिटीज़न जो हैं अपने जितने की कंजम्पशंस कर रहे हैं उसको वो पे भी कर रहे हैं कि मैंने इतना यूज़ किया तो इस चीज़ को मैं पे भी कर रहा हूँ, तो इसलिए आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, क्योंकि ये कॉमनली एक्सेप्टेड बात कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड तो स्ट्रॉन्ग है। थर्ड नंबर देखते हैं, नो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मशीनरी टू put restrictions use of electricity on the use of electricity। do not have, does not have बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई मशीनरी ही नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को रिस्ट्रिक्ट कर सके हाउस होल्ड के अनुसार। तो ये क्या हो गई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सवाल उठा रहे हो, गवर्नमेंट के नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सवाल उठा रहे हो। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मशीनरी ही नहीं है कि वो आपको हर एक हाउस होल्ड के अनुसार उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो ये गलत है, ये आपका वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो ओनली 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। देखिए अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके घर की जो मीटर लगी रहती हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, किसी घर में 4 kb की मीटर होती है, किसी घर में 15 kb की मीटर होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं उसके अनुसार ही अभी भी ये है मशीनरी लगी हुई। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास ये मशीनरी है। तो ये तो बोलना बिल्कुल आपका थर्ड पॉइंट तो गलत है कि आपके मीटर, अगर आप भी अपने घर की मीटर देखोगे तो आपकी जो बिजली के बिल आती होंगे उसमें 2 kb 3 kb की उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपकी मीटर 2 kb की है, 3 kb की है या 15 kb की है, ऐसे करके आएगा। दैट मीन्स उसके पास मशीनरी है मीटर लगाना। मीटर ही एक मशीनरी है जिससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो थर्ड वन ऐसे भी वीक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड आर स्ट्रांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर देखिए, 7th नंबर आपका क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शुड द गवर्नमेंट ऑर्डर क्लोजर ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ए मंथ टू अवॉइड फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ कंटिग्यूअस वायरस, ठीक है। यानी बोल रहा है कि क्या गवर्नमेंट को सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को 1 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि एक जो वायरल इन्फेक्शन फैल रही है उसे फैलने से रोका जा सके, ठीक है। पहला आर्गुमेंट क्या बोल रहा है कि नो, बोल रहा है नहीं, द क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलोन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द क्रैबिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। बोल रहा है कि केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्लोज करना, बंद करना वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सहायक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे तो वायरल इन्फेक्शन फैलने से रुक जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है आपका, ठीक है। सेकेंड वन क्या बोल रहा है कि नो, स्टूडेंट विल विजिट क्राउडेड प्लेस लाइक मॉल, मार्केट, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा in more number and spread the disease as they will have lot of spare time at their disposal। देखिए ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है, क्योंकि अगर आप केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करोगे, बाकी चीज़ें बंद नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बच्चे जो हैं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है तो कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे ही, बाहर इन दैट मीन्स मॉल जाएंगे, मार्केट जाएंगे, प्लेग्राउंड जाएंगे, जहाँ पे ये वायरल इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्योंकि बाकी चीज़ें तो बंद नहीं है, केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है, तो ऑब्वियस बात है वो अपना टाइम पास करने के लिए बाहर निकलेंगे ही, कहीं ना कहीं क्राउडेड प्लेस पे जाएंगे, तो वहाँ भी ये वायरल इन्फेक्शन फैलने की चांसेस हैं। तो सेकेंड वन भी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड वन, यस, young person are more prone to get affected by the viral infection and hence they should remain indoor। बोल रहा है कि यंग पर्सन वायरल से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, इसलिए उसे इंडोर ही रहना चाहिए। लेकिन ये एक्सप्लेन करके कुछ नहीं बताया, हाफ एक्सप्लेन है ये, ठीक है। बोल रहा है कि यंग पर्सन ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फेक्शन की ही बात करें तो यंग पर्सन ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं, यंग पर्सन ज़्यादा फिट होते हैं। अगर ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कम होती हैं, वो होते कौन है, या तो बच्चे होते हैं या फिर बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ यंग पर्सन की जगह पे अगर ओल्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, बुजुर्ग लोगों की बात करता है, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ यंग पर्सन की ही बात बोल रहे हैं, यंग पर्सन सबसे ज़्यादा फिट होते हैं, ठीक है। यंग पर्सन में वायरल इन्फेक्शन बहुत कम फैलता है एज़ कम्पेयर टू बच्चे या फिर बुजुर्ग, ठीक है। तो ये आपका वीक है, तो ओनली 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, यानी आंसर होगा डी, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर दीजिए, जो भी आप इसे देख रहे हैं, जिसे वीडियो अच्छा लग रहा हो, जिसे समझ में आ रही हो, वो आप इसको आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा। मैं उस चीज़ को आपके कमेंट के थ्रू ही रिवर्ट बैक करूँगा। देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिएगा, शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन ओपनिंग अप ऑफ न्यू मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये बोल रहा है कि क्या नई प्रबंधन शिक्षा संस्थान खोलने पर संपूर्ण रोक लगा देना चाहिए, यानी जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो नई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ओपन हो रही हैं, क्या उसके खोलने पे बिल्कुल उसे नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए कि अब आगे कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुले नहीं खुलना है, ठीक है। पहला आर्गुमेंट क्या बोल रहा है, यस, देयर आर मोर इंस्टीट्यूशंस देन रिक्वायर्ड and hence there is no need to open up new institutions। बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है कि हाँ, देश में पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा प्रबंधन संस्थाएं हैं, यानी बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए नई संस्थानों को नहीं ओपन करना चाहिए। बोल रहा है कि बहुत सारे प्रबंधन संस्थान हैं, यानी बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ऑलरेडी,
इसलिए नए इंस्टीट्यूट्स को नहीं खोलना चाहिए। सेकेंड वन क्या बोल रहा है कि नो, वी नीड मोर प्रोफेशनल मैनेजर्स इन कमिंग डे बिकॉज द फ्यूचर सिनेरियो विल वेरी कॉम्पिटिटिव। बोल रहा है कि नहीं, हमें आने वाले वर्षों में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त प्रबंधनों की अधिक ज़रूरत है, क्योंकि भावी करंट सिनारियों को देखते हुए अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगा, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं। इसलिए मुझे और जो हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स के रिक्वायरमेंट होंगे, इसलिए जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसे और खुलने चाहिए। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद दीजिएगा। ABCDE में से आपको आंसर देना। अगर केवल पहला फॉलो कर रहा हूँ वो A नंबर मार्क करेंगे, केवल दूसरा फॉलो कर रहे तो B। आइदर की सिचुएशन आएगी C नंबर दीजिएगा, नाइदर आए तो D। दोनों अगर फॉलो कर रहे हो तो E नंबर आप मार्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, फोर्थ नंबर, चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि शुड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बी अलाउड टू कैरी ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी। क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या निजी संगठनों को सुरक्षा संबंधित अनुसंधान गतिविधियां यानी सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी कार्यान्वित करने के लिए अनुमति देना चाहिए या नहीं? निजी संस्थानों को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए या नहीं सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी में? पहला क्या आर्गुमेंट दे रहा है? नो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर इजिली vulnerable to our enemies and therefore should not be permitted to carry on such research। पहला बोल रहा है कि निजी संगठन हमारे शत्रु को सुवेद होगी, ठीक है, और इसलिए ऐसी गतिविधियां कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। यानी जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप सिक्योरिटी रिलेटेड देंगे तो जितने भी आपको जो भी एनिमीज़ हैं हमारे, उससे उसने कुछ ना कुछ लीकअप होने के चांसेस हैं, ऐसा ये बता रहे हैं, इसलिए उसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन क्या बोल रहा है कि यस, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव sufficient resource to carry on such research and the private organization would manage necessary resource। बोल रहा है कि हाँ, सरकार के पास ऐसी गतिविधियां कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है और निजी संगठनों को आवश्यक राशि का इंतजाम करेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसे नहीं है कि रिसर्च को फॉलो कर सके, इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इंटेलेक्शन की कमेंट साइट पे दें, ठीक है, मैं बिल्कुल इसका रिवर्ट करूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शुड द गवर्नमेंट बैन एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर टू टाइड ओवर द अनप्रेडिक्टेड ड्राउट सिचुएशन इन द कंट्री। बोल रहा है कि कंट्री के अंदर में ड्राउट सिचुएशन यानी सूखा हो गया है, इसलिए गवर्नमेंट को सारे एक्सपोर्टर्स फूड ग्रेन के जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे थे उसे कमिंग मंथ के लिए, कमिंग ईयर के लिए उसे रोक देना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। यानी सूखा आ गया कंट्री के अंदर में, तो जो फूड ग्रेन जो एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर के कंट्री में उसे अपनी कंट्री में ही रखना चाहिए या नहीं। देखिए पहला आर्गुमेंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट आर्गुमेंट बोल रहा है कि यस, देर इज नो अदर वे टू प्रोवाइड फूड टू ऑल सिटीजन्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? नो अदर वे, नो, नन, नीदर, ऐसा वर्ड मैंने क्या बोला था? वीक बना देता आपके आर्गुमेंट को। बोल रहा कि अपने सिटीजन्स को और कोई तरीका नहीं है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने का, ये वीक आर्गुमेंट है, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि नो, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इट्स जुरिडिक्शन ओवर द प्राइवेट एक्सपोर्टर्स टू बैन एक्सपोर्ट। बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट के जुरिडिक्शंस के अंदर में आता ही नहीं है कि वो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स को बैन कर दें। काफ़ी वीक आर्गुमेंट है। ऐसा मैंने पहले ही बताया है कि भले ही आप प्राइवेट एक्सपोर्टर्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन आप गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में ही रहोगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर की चीज़ें आपकी नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपकी वीक आर्गुमेंट है।
तो फर्स्ट और सेकंड तो दोनों आपका वीक है, एक हो गया आपका वीक नो अदर वे के कारण ये वीक हो गया, ठीक है। और ये डू नॉट हैव, ये भी आपका वीक है, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है कि यस द गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ द एक्सपोर्टर्स टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन एंड प्रोड्यूस ऑल द फूड ग्रेन्स हेल्ड बाय सच एक्सपोर्टर्स एंड मेक इट अवेलेबल फॉर होम कंजप्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रही है, एक तो आपके शहर में आपके कंट्री में ही सूखा अगर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है आप अपने फूड ग्रेन को बाहर नहीं भेजोगे। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हाँ मैं बाहर नहीं भेजूंगा, सारे एक्सपोर्टर्स को बैन कर दूंगा ताकि अपनी कंट्री के अंदर में ही जो फूड का कंजम्पशन हो सके। ये तो ये क्या है, सोशल इशू के रिलेटेड बोल रहा है, सोशल इशू से ही उस चीज़ को और बाकी सभी के लिए, पूरे नेशंस के लिए ये बात कर रहा है कि अगर सूखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है हम अपना जो अनाज है वो बाहर की कंट्री में नहीं भेजेंगे, अपनी कंट्री में यूज करेंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है। दैट मीन्स ओनली 3 इज स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट और सेकंड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ओनली 3 इज स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि आपका आंसर जो निकल रहा है ओनली 3 आ रहा है और बाकी सारे ऑप्शंस में ओनली 3 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा, 9th नंबर बोल रहा है कि शुड देयर बी ए कॉमन सिलेबस, should there be a common syllabus for all subjects in graduate courses in all the university across the country? क्या सारे ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पूरे कंट्री में एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए या नहीं, यानी एक ही सिलेबस पूरे के पूरी कंट्री के ग्रेजुएट कोर्स में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। देखिए पहला आर्गुमेंट क्या बोल रहा है कि यस दिस इज द ओनली वे, फिर से यहाँ पढ़ते के साथ आपको दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ पे आ रहा ओनली वे, यानी ओनली वे ओनली आपके आर्गुमेंट को वीक करता है। तो आप पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप यहाँ पे इसे क्रॉस कर सकते हैं ये पढ़ते के साथ ही। ऐसे भी ये क्या बोल रहा है कि दिस इज द ओनली वे टू स्पेनिंग इन यूनिफॉर्मलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, बोल रहा है कि केवल कॉमन सिलेबस करना ही एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी का तरीका है। तो ये आपका आर्गुमेंट को वीक कर रहा है, ओनली वे केवल यही एक तरीका है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सेकंड वन क्या बोल रहा है कि यस इट विल हेल्प स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बीइंग गिवन बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। दूसरा बोल रहा है कि हाँ ये इस तरीके से अगर एक सिलेबस होगा तो ऑब्वियस बात है ये स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होगी, और क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में एक ही सिलेबस चल रहा है तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होंगी, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पूरी कंट्री के लिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहा है, सोशल कॉज के लिए बोल रहा है और एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। तीसरा क्या बोल रहा है कि नो each university should have autonomy to decide its syllabus based on the specific requirement of the university। बोल रहा है कि नहीं, सारे यूनिवर्सिटी को अपने डिसाइड करने का, अपने सिलेबस डिसाइड करने का एक अधिकार है, इसलिए उसे अपने यूनिवर्सिटी को जो करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते रहने देना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपने बात कर लिया, पूरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं बात किया, सोशली नहीं बात किया, आपने एक यूनिवर्सिटी के ही बारे में बात कर लिया। ऐसे भी अगर आप यूनिवर्सिटी देखेंगे तो जो भी वो डिसीजन लेता है कोर्सेज की, वो यूजीसी एआईसीटीई के अंदर की कोर्सेज होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से कुछ भी कोर्सेज डिसाइड कर लें, ठीक है। तो ऐसे भी ये आपकी आर्गुमेंट वीक कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ओनली 2 है, दैट मीन्स इसका आंसर है सी, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट अगर आपके दिमाग में हैं तो आप काफ़ी आसानी से इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये है स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है कि शुड देयर बी ए रिक्रूटमेंट इन बैंक ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस रेदर देन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि क्या बैंक की जो रिक्रूटमेंट होती है
उसे उसके पास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट कर लेनी चाहिए, रेदर देन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है उसके थ्रू, यानी जो कंपटीशन के थ्रू जो कंडक्ट करके उसकी रिक्रूटमेंट हो रही है, उसके अलावा उसकी एकेडमिक के थ्रू ही, यानी उसकी कैसी परफॉर्मेंस है एकेडमिक में, उसकी ग्रेजुएशन में कितनी मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए या नहीं। पहला क्या बोल रहा है कि यस इट विल बी beneficial for all those candidates who are unable to bear the expenses of competitive examination। बोल रहा है कि पहला बच्चा बोल रहा है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह उन बेरोजगारों के लिए उचित होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पैसे खर्च करने में असमर्थ होते हैं, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पैसे लगते हैं, ये बोल रहा है कि उसकी एक्सपेंस को वो कम कर देगा, इसलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। इसने अपना ये एक्सप्लेनेशन दिया। सेकंड वन क्या बोल रहा है कि नो द पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी मेड द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट बिकॉज देर इज नो इन्फॉर्मेलिटी इन द असेसमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं, पास्ट क्वालिफिकेशन के अनुसार रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो विश्वविद्यालयों में जो आपका यूनिफॉर्मिटी नहीं है, असेसमेंट करने के लिए यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कॉमन सिलेबस नहीं है, या ऐसा ये बोल रहा है, यानी ग्रेजुएशन में कॉमन सिलेबस नहीं होने के कारण यूनिफॉर्मिटी सिस्टम में ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 6 नंबर। ये क्या बोल रहा है कि शुड ऑल द बेगर्स on the road in big cities in India be forcibly sent to villages। बोल रहा है कि क्या भारत के बड़े शहरों में जो सड़कों पे जो सभी भिखारियों को जबरन गांव में भेज देना चाहिए या नहीं, यानी जितने भी आपको बड़े शहरों में देखेंगे कि रोड के किनारे बहुत सारे भिखारी लोग रहते हैं, क्या इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के अपने गाँव भेज देना चाहिए या नहीं। पहला आर्गुमेंट बोल रहा है कि नो दिस इज ग्रोसली अनफेयर and these people may die hunger if they send to villages। बोल रहा कि नहीं, यह सर्वथा अनुचित है, अनुचित कार्य है, और यदि उन्हें गांव भेज दिया जाए तो वो वहाँ भूखे मर जाएंगे। ये पहला आर्गुमेंट दे रहा है। सेकंड आर्गुमेंट क्या दे रहा है कि यस these people create a bad impression of our country in the eyes of a foreigners who visited our country and hence should be removed। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि हाँ हमारे देश में आने वाले विदेशियों की नज़र में इन लोगों का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये दो हैं, दो आर्गुमेंट में से किसका आर्गुमेंट स्ट्रांग है, आप हमारे इंटेलेक्शन की यूट्यूब चैनल के थ्रू इसको कमेंट को करें, बिल्कुल हम इसका रिवर्ट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रही होंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें हमारे कमेंट बॉक्स पे, और होप आपको अगर ये वीक आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे चूज़ करना है, ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक और 10-15 क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक आपके ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आपको स्टेटमेंट पढ़ते के साथ लग जाएगा कि कौन सा आर्गुमेंट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, कभी भी ये टॉपिक आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक भी एनालिटिकल का ही होगा, कॉज एंड इफेक्ट और प्लस असर्शन रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्शन पे, जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको डे बाय डे मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।